रिकॉर्डिंग मिस हो गई थी। करप्ट हो गई वो। उसको हम वापस से जो जो मैंने वहां पर कवर किया उसको एक बार मैं आपको वापस से इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बहुत सिंपली मैंने प्रीवियस टॉपिक को वहां पर कवर करने की कोशिश की थी। एक तो पिछली बार हमने एरीज, लियो और सेजिटेरियस को कवर किया था। तो देखिएगा, बहुत सिंपल सा है। जो एरीज का स्वभाव है, जरा आप देखेंगे, ये जो लैम्ब है इसके पास हॉर्न तो है, लेकिन ये अटैक तो करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उस अटैक से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और एरीज राशि, चाहे लियो राशि हो, चाहे हमारे पास सेजिटेरियस, सबका फायरी ही स्वभाव है। लेकिन अब यहां पर डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है वो मैंने वहां पर बताया था कि एरीज के जो जातक होते हैं, मतलब जहां भी जिस हाउस में एरीज मिलेगी उस घर के एट्रीब्यूट्स जो होंगे, वहां पर फायर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन वो इंस्टिंक्टिव फायर है, उसके बाद में वो रेस्ट डाउन हो जाएगा। ज्यादा कोई उससे फायदा नहीं होने वाला है उस फायर से। मीन बाय एक्शन बहुत जल्दी लेगा व्यक्ति उस हाउस से, लेकिन उसको कभी पूरा करेगा ही नहीं। दूसरा, लियो वाले का स्वभाव क्या है, जहां पर भी जिस हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये व्यक्ति उसी घर को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। उस घर को ही डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। और वहां पर अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करता है जहां पर 5 नंबर की राशि होती है। ये ध्यान रखिए, जहां पर 5 नंबर की राशि होती है वहां पर अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करता है। अब क्योंकि लियो में हमें जो साइन मिल रहा है, जो सिंबल मिल रहा है, वो तो लायन का मिल रहा है। लायन तो राजा है, जंगल का राजा वही है। तो 5 नंबर की राशि जिस भी घर में आपको मिलेगी, इसका मतलब उस घर से रिलेटेड जो कारक तत्व होंगे उसमें उस व्यक्ति के रिलेशन में जो चीजें हम देखने वाले हैं, वहां पर भी व्यक्ति किंग की तरह ही बिहेव करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए पहले घर में अगर 5 नंबर की राशि आ जाए, तो आप सीधे सीधे व्यक्ति को बोलिए बोलिए कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बात ही नहीं सुनता है, अपनी ही बात उसको सुनाता है। क्योंकि 5 नंबर की राशि एक किंग के समान वाली राशि है, जहां पर लाइन इसका बेसिक सिंबल है जो हमें ये बताता है कि वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा दूसरे को, दूसरे की बात नहीं सुनता है। अब ये नेगेटिव साइड भी है, ये पॉजिटिव साइड भी है। जैसे पॉलिटिशियंस के अगर आप नॉर्मली चार्ट्स को देखें, तो जिन घरों में आपको 5 नंबर की राशि मिलेगी वहां पर वो व्यक्ति ज्यादा डोमिनेटिंग स्वभाव का होता है। अब अगर व्यक्ति के पहले ही घर में पॉलिटिशियन के 5 नंबर की राशि आ जाए, तो देखिए ऐसे लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियन भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। क्योंकि यही लोग हमारे लिए, हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। वो हमारी बात कम सुनते हैं, अपनी बात हमें ज्यादा सुनाते हैं। सेजिटेरियस देखिएगा, यहाँ पर डुअल स्वभाव है। आपके पास एक एनिमल भी है और एक यहाँ पर देखिए ह्यूमन का पोर्शन भी यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके पास में नॉर्मली एक खासियत है। खासियत ये है, ये डुअल स्वभाव की चीज हो गई, दोनों तरह की है। वो फायरी ही है, स्वभाव राशि का फायरी ही है अभी, लेकिन उसमें भी डुअल तरह का स्वभाव है। लेकिन यहां पर देखिएगा, एक व्यक्ति जो है वो यहां पर तीर कमान लिए हुए उसको चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। और देखिएगा पीछे, क्योंकि उसके पास में चतुष्पद मीन भाई उसके पास 4 पैर हैं, तो 4 पैर पैर से भागने की क्षमता के साथ एक व्यक्ति है, तो ये बहुत तेजी से अपने गोल्स की ओर को भाग रहा है और ये अपने गोल्स को अचीव कर भी लेता है। एरीज के अंदर ये खासियत नहीं है कि वो गोल्स अचीव कर पाए, क्योंकि उसका फायरी स्वभाव थोड़े से समय का है। तो जैसे लेट सपोज उसने कुछ काम करने का सोचा, तो थोड़ी देर के लिए सोचेगा, फिर बोलेगा छोड़ परे, कभी बाद में करेंगे। लियो वाले का स्वभाव कैसा है कि वो अपने आप काम ही नहीं करेगा ना, क्योंकि राजा है। फायर तो है उसके पास में, लेकिन वो सिर्फ एक तरह से ऑर्डर करने के लिए अपने आप को देखता है, इसके अलावा नहीं देखता, अपने आप नहीं काम करेगा। लेकिन सेजिटेरियस राशि का स्वभाव फायरी है, वो तेजी से हर एक काम को कंप्लीट करने की कोशिश करता है और वहां पर उसका गोल ओरिएंटेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये तीनों का स्वभाव हमें पता लगा। तो ये चीज मैंने पिछले वाले लेक्चर में कवर किया था कि हर एक घर में ये किस तरह से एट्रीब्यूट आपको देखने को मिलता है। और मैंने फिर कहा है, आप वापिस से वीडियोस को देखते रहिए और उसके हिसाब से हर एक घर के अंदर उन राशियों को डालने की कोशिश करिए, सिंबल्स को भी
थोड़ा ध्यान में रखिए। और उसका जो एलिमेंट है वो किस तरह से बिहेव करेगा हर एक घर में, आप उसको देखने की कोशिश करिए। तो ये चीज मैंने कवर करने की कोशिश किया था। फिर मैंने आपको यहाँ पर एक चीज दिखाने की कोशिश की कि लेट सपोज कुछ चार्ट हम देख लेते हैं। लेट सपोज ये चार्ट हम देखने की कोशिश करते हैं, इसमें थोड़ा सा इस चीज को एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। हाँ जी, अभी आ गया चार्ट। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए, इस व्यक्ति की 5 नंबर की राशि कहां पर आई है? 6th हाउस में। इस व्यक्ति की 1 नंबर की राशि कहां आई है? सेकंड हाउस में। और 9 नंबर की राशि कहां आई है? दैट इज 10th हाउस में। अब सिंपल देखिए, 1, 5 और 9 के स्वभाव हमें याद रखने हैं। और 1, 5, 9 हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो धर्म त्रिकोण बनाता है। तो सारी धार्मिक जो चीजें हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें हैं, वो अभी सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस से रिलेट करने वाली हैं, क्योंकि धर्म त्रिकोण वहां बन रहा है। ये ध्यान है ना, मैंने आपको बताया था, ये एक बार पक्का से मैं बता दूं फिर से। तो देखिएगा, यहाँ 159 राशि को अगर आप इकट्ठा करें, तो वहां यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये ट्राइंगल धर्म त्रिकोण है। क्योंकि जब हमने काल पुरुष कुंडली को पढ़ा था, तो वहां पर पहले घर में पहले नंबर की राशि थी, 5वें घर में 5वें नंबर की राशि थी, और 9वें घर में 9वें ही नंबर की राशि थी। तो वहां पर 159 का एक ट्राइंगल बना था, जिसको हमने धर्म त्रिकोण कहा था। अब यहां पर भी 159 राशि ही धर्म त्रिकोण बनाएगी। तो आपके पास में सेकंड हाउस एंड द 6th हाउस एंड द 10th हाउस यहां पर राशियों से एक धर्म त्रिकोण बना रहा है। तो व्यक्ति का ज्यादातर जो एक तरह से स्वभाव होगा, धार्मिक किन घरों से रिलेटेड होगा? सेकंड हाउस से रिलेट कर सकता है, 6th हाउस से रिलेट कर सकता है, और 10th हाउस से रिलेट कर सकता है। अब क्योंकि सेकंड हाउस, 6th हाउस एंड द 10th हाउस, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सेकंड हाउस, 6th हाउस एंड द 10th हाउस, अकॉर्डिंग टू द काल पुरुष कुंडली, ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण जहां से व्यक्ति पैसा कमाता है। तो पैसा कमाने वाली जगहों के ऊपर आपके पास धर्म त्रिकोण की राशियां आ गई हैं। तो इसका मतलब है इस व्यक्ति के पैसा कमाने की कैपेबिलिटी धार्मिक चीजों से ज्यादा होगी, बजाय कि ये व्यक्ति कुछ और काम करे। क्योंकि 2, 6, 10 की जो आपके पास हाउसेस का स्वभाव है, वो 1, 5, 9 की राशि के हिसाब से डोनेट होगा। और मैंने यहां पर स्पेसिफिकली आपको बोला है कि जो राशि है, राशि के जो आपके पास में एट्रीब्यूट्स या कारक तत्व हैं, उसी के हिसाब से प्लैनेट अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, बजाय कि एक प्लैनेट के स्वभाव के हिसाब से राशि ढल जाए। तो इसका मतलब प्लैनेट के अंदर कौन से कारक तत्व ऐड हो जाएंगे? वो ऐड होंगे उस राशि के जो आपके पास कालपुरुष कुंडली के हिसाब से आती है। अब इसको ऐसे ही मैं समझाने की कोशिश करता हूं फिर से। जैसे समझ लीजिए कि कालपुरुष कुंडली के अंदर आपके पास पहले घर में पहली राशि आती थी। ये तो सिंपल है, ये तो सबने आपने बहुत बार अभी एनालाइज भी कर लिया होगा। तो पहली राशि में कालपुरुष कुंडली के पहले हाउस के कारक तत्व हैं। अब इस हॉरोस्कोप में वो सारे कारक तत्व आपके पास ट्रांसफर होकर कहां पर आ जाएंगे? इनटू अ सेकंड हाउस। ये सिंपल मीनिंग है। तो इस व्यक्ति का जो अपना स्वभाव है, वो दूसरे घर में चला गया। पहले घर को छोड़कर कहां पर चला गया? दूसरे घर में चला गया। वो क्यों चला गया? क्योंकि इस व्यक्ति के दूसरे घर में पहले नंबर की राशि मिली। अब सिंपल, पहले नंबर की राशि का जो हमें एलिमेंट मिला था वो फायर था। और उसका जो हमने पिक्चराइजेशन देखा था, वो एक लैंप था जिसके 2 सींग थे, लेकिन वो पीछे की ओर को मुड़ रहा था। तो फायरी स्वभाव से सेकंड घर के अंदर उसका फैमिली का कारक तत्व भी आता है सेकंड हाउस में। क्योंकि इस व्यक्ति का सेकंड हाउस हमें क्या बता रहा है? उस व्यक्ति की फैमिली के बारे में। इस व्यक्ति का जो आपके पास में इंटरनल स्टोरेज ऑफ मनी होगा, एफडीज होंगी, म्यूचुअल फंड्स होंगे, इसके पास कितना पैसा रहेगा, इस फैमिली के पास में कितना पैसा रहेगा, फैमिली से इसके पास कितना ट्रांसफर होकर पैसा आ सकता है, वो सारी चीजें हमें सेकंड हाउस से देखने को मिलेगी। अब यहां पर 1 नंबर की राशि आई। तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, कभी इस व्यक्ति के पास में बहुत ज्यादा एग्रेशन होगा पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो पैसा कमाने की ओर को ज्यादा सोच नहीं पाएगा।
अगर सोच भी लेगा तो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक नंबर की राशि का जो सिंबल था वो हमें ध्यान है कि लैंप था, सींग थे उसके पास में। वो दिखावा कर रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, और उस पैसा कमाने के लिए वो मेहनत कर रहा है, लेकिन वो मेहनत वहां पर उतनी डाल नहीं रहा है। ये सिंपल हो गया। अब दूसरी चीज देखिएगा, 5 नंबर की राशि यहां पर छठे घर के अंदर आई। अब नॉर्मली काल पुरुष कुंडली के अंदर जो आपके पास 5 नंबर की राशि है वो कहां पर आती है? दैट इज इन दी फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस बेसिकली आपके पास किस चीज का है? एजुकेशन से रिलेटेड है, हमारे चिल्ड्रन से रिलेटेड है, हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। तो इस व्यक्ति का, जिसका ये हॉरोस्कोप है, उसके छठे घर के अंदर 5 नंबर की राशि आई है। इसका मतलब काल पुरुष कुंडली के जो पांचवें घर के कारक तत्व होंगे वो छठे घर के अंदर आ जाएंगे। सिंपल है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस व्यक्ति के अंदर टेंडेंसी टू गेट एजुकेटेड बहुत ज्यादा होने वाली है, और व्यक्ति अपना सारा का सारा जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं छठे घर के कारक तत्व के अकॉर्डिंगली लेने की कोशिश करेगा। सिंपली समझ, क्योंकि छठे घर का कारक तत्व हमें मालूम है, लिटिगेशंस आते हैं, लोन्स आते हैं, हमारी जो जॉब्स हैं वो इसके अंदर आती है, डेली बेसिस की इनकम इसके अंदर आती है, या लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, उस लड़ाई झगड़े से क्या फायदा होने वाला है वो भी बेसिकली इसी छठे घर के अंदर आता है। अब छठे घर के अंदर 5 नंबर की राशि आई है। सिंपल है। और ये छठा घर हमारा कंपटीशन का घर भी है। तो इस व्यक्ति का कॉम्पीट करने का जो स्वभाव है वो आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगा। और देखिएगा, जब कोई लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई में हार तो माननी नहीं है, क्योंकि मुझे तो जीतना है। तो 5 नंबर की राशि अगर छठे घर के अंदर आ जाए तो ये तो बढ़िया चीज हो गई, क्योंकि वहां पर उसका पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगा। ये व्यक्ति अपने आप को कॉम्पिटिटिवली बनाए रखने में ये 5 नंबर की राशि इस व्यक्ति को पूरी तरह से मदद करेगी। सिंपल सा लॉजिक हो गया। अब अब लोन्स लेगा तो भी उस लोन से फायदा उठाने की कोशिश करिए, पॉजिटिव स्वभाव है, नेगेटिव वाला नहीं बोला है। लेकिन क्या उस लोन को वो सोच समझ कर खर्च करेगा? तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वो ज्यादा सोच समझकर आपके पास उस चीज को कोशिश नहीं करेगा खर्चा करने की। वो लोन ले लेगा, खर्चा भी अपनी मर्जी से कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि 5वें नंबर का स्वभाव कैसा है, जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, तो दूसरों की बात तो उसने मानी ही नहीं, तो सजेशन वो लेना नहीं चाहता है, इसीलिए वहां पर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक चीज बहुत नेगेटिव वे में हो गई। इसी तरह से मैंने एक और चीज कही कि जैसे यहां पर 10वें घर के अंदर 10th हाउस में 9 नंबर की राशि आई। अब काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंगली 9 नंबर की राशि 9वें घर में आती है। तो इसका मतलब सिंपल हुआ कि आपके पास में 9वें घर के जो एट्रीब्यूट होंगे वो 9 नंबर राशि के अकॉर्डिंगली 10वें घर के अंदर ट्रांसफर हो गए। तो इस व्यक्ति का अपने कैरियर की ओर को जो स्वभाव है वो ज्यादा धार्मिक हो गया। अरे भाई, अब कैरियर बनाना है किसी व्यक्ति ने, तो या तो वो धार्मिक कारक तत्वों को फॉलो कर कर अपना कैरियर बनाए, तो उस व्यक्ति का अच्छा कैरियर चलेगा। अदरवाइज उसका कैरियर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो कारक तत्वों को काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं कर रहा है। अब दूसरी चीज देखिएगा, क्योंकि आपके पास 10th हाउस जो है वो कैरियर का हाउस है, वहां पर 9 नंबर की राशि आई है। तो इस व्यक्ति का गोल ओरिएंटेशन अच्छा है, वो अपने टारगेट को पूरा हिट करने की तैयारी भी करेगा और उन गोल्स को हिट भी करेगा, क्योंकि 9 नंबर की राशि 10वें घर के अंदर आई है। उसका लक फैक्टर भी आपके पास 10वें घर के अंदर मौजूद हो गया, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंगली 9वें घर में जब नवी राशि आती है तो वो हमें लक के बारे में भी बताती है। तो इसका लकी टू गो चार्म आपके पास 10वां घर है। उस 10वें घर के अंदर 9 नंबर की राशि आई है, इसलिए इस कैरियर ओरिएंटेशन इस व्यक्ति का अच्छा है। जो ये सोचेगा उसको अचीव करने का पूरा प्रयास भी करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो उसको अचीव भी करता है। तो ये भी चीज हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, ये सिर्फ राशियों के अकॉर्डिंगली हम बता रहे हैं, जिसकी अथॉरिटी मैंने 50% बताया था, 50% से ज्यादा नहीं बताया। अब जो 25% हमारे पास बच गई चीज वो कहां से आती है, तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहां पर हम क्या चीज देखेंगे, किसी भी इवेंट का एक प्रॉमिस पहले हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और उसके लिए हम कैसे कैसे देखेंगे वो ध्यान रखिएगा। किसी भी हाउस में जो प्लैनेट्स हैं, किसी भी हाउस में प्लैनेट्स है, मतलब एक या एक से ज्यादा कितने भी हो, तो उसकी टोटल अथॉरिटी है सिर्फ 25% रिजल्ट देने की। सिंपल कैलकुलेशन है। अब जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर आप इस हॉरोस्कोप में ही देखेंगे, सेकंड हाउस में आपके पास में मंगल,
और गुरु यहां पर मौजूद ना आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं मार्स प्लस जुपिटर। लेकिन साथ में आपको एक चीज और नजर आ रही है, दैट इज द राशि भी अभी इसी के अंदर अवेलेबल है। तो वो राशि किसकी है? एक नंबर मेष नंबर की राशि, दैट इज डिनोटिंग अ प्लैनेट, दैट इज द मार्स। ठीक है जी। तो तीन प्लैनेट्स आपके पास में अथॉरिटी रख रहे हैं सेकंड हाउस के अंदर, लेकिन टोटल अथॉरिटी इन प्लैनेट की है कितनी मिलाकर? दैट इज 25% ही है। इसका मतलब हर एक प्लैनेट का अगर मुझे कंट्रीब्यूशन लिखना हो इस घर के अंदर, तो कितना आया टोटली? तो 25% डिवाइड बाय 3, इतना ही होने वाला है। तो 25% डिवाइड बाय 3 अगर आप कर लीजिए तो ऑलमोस्ट कितना आएगा? 8 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है। तो मान लीजिए ऑन एन आर्बिट्री में 8% लिख देता हूं, तो 8% कॉन्ट्रीब्यूट मार्स करेगा, जुपिटर 8% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और मार्स फिर से आपके पास में ऑलमोस्ट 8%, 8% से ज्यादा आएगा वैसे, पर अभी मैंने आर्बिट्री वैल्यू आपको लिख कर दे दिया। ठीक है, 8% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ये भाव के अंदर जो प्लैनेट है उसका कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है हमें, दैट इज 25% इन दी प्रॉमिस। हम प्रॉमिस के बारे में बात करें, प्रॉमिस कैसे निकालते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। एक हो गया प्लैनेट 25% कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है, क्लियर। उसके बाद आपके पास आता है दैट इज राशि। राशि, या दूसरा इसका नाम लिखते हैं हम लॉर्ड ऑफ द हाउस। लॉर्ड ऑफ द हाउस, या उसका तीसरा नाम लिखते हैं दैट इज भावेश। ठीक है, तो प्लैनेट्स कहां पर थे? यहां पर प्लैनेट इन दी हाउस, तो इसके लिए दूसरा लिखेंगे हम भाव। ठीक है, तो अब इसको राशि का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया था? दैट इज 50%। सिंपल हो गया। अब ये 50% राशि के हिसाब से है। ठीक है, तो लॉर्ड ऑफ द हाउस कौन बना? तो दूसरे घर के अंदर एक नंबर की राशि है, तो कौन बनेगा? दैट इज मार्स। तो मार्स 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इस घर के कारक तत्वों के हिसाब से, जो सेकंड हाउस से हम प्रॉमिस देखेंगे। क्लियर हो गया? अब सिंपली लॉजिक है, सेकंड हाउस से हम किसी व्यक्ति की मनी को देखते हैं कि उसके पास कितना पैसा है। लग्जरी नहीं बोला मैंने, ध्यान रखिएगा, मैंने बोला पैसा। तो मान लीजिए सेकंड हाउस का कोई प्रॉमिस चेक करना है मुझे, तो प्रॉमिस के लिए मैं क्या क्या चीज देखूंगा? भाव, भावेश, और एक स्पेसिफिक प्लैनेट दैट इज कारक। कारक का मतलब है कौन हमें पैसे के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, पैसे के बारे में बोल रहा हूं अभी। सेकंड हाउस के कारक का तो मल्टीपल है, तो वहां पर जैसे स्पीच के बारे में भी बात करें तो इस व्यक्ति की स्पीच कैसी होगी, तो कारक वहां बदल जाएगा। लेकिन भाव भावेश सिमिलर रहेंगे उस हॉरोस्कोप के लिए। तो यहां देखिए, अभी मैंने पैसे के बारे में बात करनी है, तो हम किसको देखेंगे? जुपिटर को देखेंगे। सिंपल हो गया। ठीक है, तो भाव जो है वो 25% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, भावेश हमारे पास 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, और जो कारक है 50 + 25 75% हो गया, बचा रिमेनिंग कितना है? 25%। तो ये कारक कंट्रीब्यूट करेगा। इसके बारे में हमने देखने की कोशिश करेंगे कि प्रॉमिस इस व्यक्ति के पास में पैसे का है या नहीं है। सिंपल हो गया। तो किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा स्टोर हो सकता है, तो वो सेकंड हाउस के प्रॉमिस के थ्रू हम देखने वाले हैं। तो कैसे देखा हमने? भाव, भावेश एंड कारक। तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, और उस सेकंड हाउस का कारक कौन होना चाहिए मनी को स्टोरेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो कारक मिलेगा जुपिटर। सिंपल हो गया। अब लेट सपोज कि मुझे इस व्यक्ति का यह देखना है कि सेकंड हाउस के अंदर हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है इस व्यक्ति के। एक एग्जांपल मैं अभी आपको इसका दिखाने वाला हूं। तो देखिएगा, ये लक्ष्मण सिंह जी का चार्ट है जो हम अभी थोड़ी देर पहले सॉफ्टवेयर पे देख रहे थे। वही सेम चीज यहां पर भी है।
तो अभी हम वही चीज यहां पर लगाने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे क्या लगाएंगे। भाव, भावेश एंड कारक फॉर दी सेकंड हाउस। हम देखने वाले हैं मनी कितना स्टोर कर पाएगा ये व्यक्ति। ठीक है, तो भाव को तीन तरह से हमने डिवाइड किया यहां पर। तो भाव का 25% कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, भावेश का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, और कारक हमारे पास फिर से 25% कंट्रीब्यूट करेगा। तब जाके टोटल हमारे पास 100% चीज आएगी। हम प्रॉमिस चेक कर रहे हैं। प्रॉमिस का मतलब है क्या इस व्यक्ति के पास जिंदगी भर पैसा स्टोर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस चीज को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकंड हाउस हमारे पास स्टोरेज ऑफ मनी का घर है। तो वहां पर हमने प्रॉमिस चेक करने के लिए सूत्र लगाया भाव भावेश कारक। अब आपके पास भाव भावेश तो चेंज होने नहीं वाले हैं, क्योंकि भाव के अंदर जो प्लैनेट्स होंगे और जो उसकी राशि है वो टोटल मिला के 25% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, भावेश 50% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। कारक आपके पास अभी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, दैट इज द स्टोरेज ऑफ मनी। तो स्टोरेज ऑफ मनी के लिए कौन सी चीज मैंने बोला देखना है, दैट इज जुपिटर को 25% अथॉरिटी है। अब लेट सपोज इस सेकंड हाउस का कारक तक स्पीच भी हो सकता है, तो इस व्यक्ति की स्पीच कैसे होगी, तो उसके लिए भी भाव भावेश कारक लगाएंगे। कारक सिर्फ बदल जाएगा। तो स्पीच का कारक कौन होता है नॉर्मली, प्लैनेट, दैट इज दी मरकरी। तो वहां पर मरकरी को देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की वाणी कैसी होगी। ठीक है, अच्छी होगी या खराब होगी, कैसा बोलता होगा, तो वो कारक से हमें पता लग रहा है, तो वो मरकरी वहां पर लिखेंगे। तो यहां देखिए, मैंने जो कैलकुलेट किया है उसको आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो इस वाली चीज को आप देखेंगे सिर्फ। ठीक है, जो मैंने यहां पर मार्क किया है, ये कैसे आया ये हम बाद में कोर्स में इसको सब कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो भाव में हमारे पास 25% कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, ये हमें पता है। तो 25% में क्या क्या चीज आई यहां पर देखिए, पहले आया मार्स, वहां देखते रहिएगा ऊपर। फिर आया जुपिटर, और फिर आया मार्स, राशि वहीं पर ही है। तो इन ब्रैकेट लिख दीजिए इसको। ये हो गया भाव का कंट्रीब्यूशन, दैट इज टोटल 25%। अब उसके बाद आएगा भावेश का कंट्रीब्यूशन। तो भावेश एरीज राशि के लिए कौन आता है, दैट इज द मार्स अगेन। तो ये हो गया टोटल, दैट इज 50%। और लास्ट में आपके पास आएगा दैट इज कारक, क्योंकि हम मनी स्टोरेज के बारे में देखने वाले हैं सेकंड हाउस के कारक तत्व को। तो यहां पर जुपिटर को देखेंगे हम। ठीक है, तो दैट इज 25%। ये क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन जो मैंने इन व्यक्ति के लिए निकाली है, उसको हम रीवेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, और ये बताने की कोशिश करेंगे क्या इनको परमात्मा ने स्टोरेज ऑफ मनी का प्रॉमिस दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो मार्स देखिए कितना है, तो इन ब्रैकेट चलिएगा, दैट इज -4। यहां देख लीजिए, अगर किसी को नहीं पता लग रहा हो तो बाद में मत बोलना। ठीक है, यहां देखिए जहां मेरा कर्सर अभी मूव कर रहा है। हम्म, यहां देखिए, ये मंगल लिखा है -4, चंद्र +1, सूर्य -2, शुक्र न्यूट्रल, केतु -1, राहु न्यूट्रल, जुपिटर न्यूट्रल, शनि न्यूट्रल, बुध -4। ठीक है, उसी हिसाब से हमें यहां भरना है, बस सिंपल, तो मैथ्स लगाना है वो बस। तो मुझे लगता है मैथ्स में तो आप मुझसे बेटर ही होंगे, क्योंकि मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो ये हो गया -4, प्लस आपके पास जुपिटर, जुपिटर की वैल्यू हमने अभी देखी, दैट इज न्यूट्रल है। उसके बाद मार्स, दैट इज -4, और इन ब्रैकेट इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, फिर आपके पास भावेश देखेंगे, तो भावेश भी मार्स है, तो मार्स कितना है यहाँ पर, दैट इज -4। और उसके बाद लास्ट बच गया दैट इज जुपिटर, जुपिटर न्यूट्रल है। तो टोटल इस घर के आपको वैल्यूएटिंग पॉइंट कितने मिले, दैट इज -12। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये नहीं बोलेंगे कि इस व्यक्ति के पास मनी नहीं होगा, हम ये बोलेंगे कि ये व्यक्ति अपने जीवन में मनी ज्यादा स्टोर कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास पैसा आए, लेकिन ये उस पैसे को खर्चा बहुत जल्दी कर देगा, तो इस व्यक्ति के पास पैसा बचेगा ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक हो गया। क्योंकि हमें ये पता लगा
कि ऊपर वाले ने, भगवान ने इसको जब धरती पे भेजा तो -12 का प्रॉमिस देकर भेजा है। तो इस व्यक्ति को स्टोरेज ऑफ मनी करने में जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी आएगी। और दूसरा तरीका यह भी है कि अगर इस व्यक्ति के पास पैसा आ भी रहा है तो ये व्यक्ति उस पैसे को बहुत जल्दी खर्च कर देता है, इसलिए उसके पास पैसा बचता ही नहीं है। सिंपल सा कैलकुलेशन। अब जब ये व्यक्ति मेरे पास आए थे तो इन व्यक्ति का प्रश्न क्या था? इन व्यक्ति का प्रश्न ये था कि व्यक्ति बोल रहा था कि मेरा जो बिजनेस है वो अच्छे से नहीं चल रहा है। ये नहीं आए थे, मतलब ये व्यक्ति, इनका बेटा मेरे पास ये हॉरोस्कोप लेकर आया था। तो इन्होंने बोला हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने इनको सिंपली बोल दिया कि एक के हॉरोस्कोप में इनका बुध जो है वो खराब होगा। और जब कैलकुलेशन हमने किया तो हमें वो बुध खराब ही मिला। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, बहुत सिंपली, यहां पर बुद्ध की वैल्यूएशन आपको कितनी मिल रही है? -4। अब ये व्यक्ति अपने नाम से बिजनेस करता है। तो अब मुझे अगर चेक करना हो कि इस व्यक्ति को क्या भगवान के द्वारा बिजनेस का प्रॉमिस दिया गया है या नहीं दिया गया, तो बिजनेस कौन से घर से देखते हैं? 7वें घर से देखते हैं। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस लॉर्ड एंड द कारक। तो कारक आपके पास बिजनेस का कौन होता है? दैट इज मरकरी। मैं ये सारे कारक तत्व आपको बाद में दूंगा। प्रॉमिस किस तरह है चेक करते हैं हर हाउस का, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं उसको भी मैं आपको दूंगा। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप साइड बाय साइड ये सीखते ही जाएंगे। अब सेवंथ हाउस देखना है। देखिए इस व्यक्ति का अब हमें क्या चीज चेक करना है? सेवंथ हाउस। ये वाला हाउस ही तो चेक करना है ना अब। ये सेवंथ हाउस चेक करना है। और दूसरी क्या चीज चेक करनी है? सेवंथ हाउस का लॉर्ड और सेवंथ हाउस का कारक। तो मैं फिर यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस लॉर्ड एंड द कारक, दैट इज मरकरी, फॉर बिजनेस। क्योंकि इस व्यक्ति का प्रश्न ये है कि हमारा बिजनेस, मेरे पापा का बिजनेस नहीं चल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या भगवान के द्वारा उसको, इस व्यक्ति को बिजनेस करने का एक प्रॉमिस दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो सिंपल, सेवंथ हाउस में सिर्फ राशि ही मिल रही है हमें 6 नंबर की। इस हॉरोस्कोप में कोई प्लैनेट है वहां पर? नहीं है। तो 6 नंबर की राशि किसको डिनोट करती है? मरकरी। तो ये 25% होगा। हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन कितनी आ रही है मरकरी की हमारे पास? दैट इज -4 प्लस। सेवंथ हाउस की लॉर्डशिप भी किसके पास में है? उसके लिए भी मरकरी। तो दैट इज -4। उसके बाद कारक भी आपके यहाँ बिजनेस का कौन होता है? मरकरी। तो दैट इज ऑल्सो -4। तो टोटल ट्वेल्थ हाउस के पास भी कितने पॉइंट है? दैट इज -12। इसका मतलब भगवान के द्वारा इस व्यक्ति को प्रॉमिस ऑफ बिजनेस नहीं दिया गया है। सिंपल सी बात है। तो ये व्यक्ति जब मेरे पास आया तो मैंने इसको क्या बोला होगा? मैंने इसको सिंपली बोला कि आप अपना बिजनेस छोड़ दीजिए और बिजनेस छोड़कर जॉब करना शुरू कर दीजिए। अब आप बोलेंगे सर जॉब का प्रॉमिस भी तो देखना पड़ेगा। तो मैंने वो चीज देखा। तो आप देखिए जॉब का प्रॉमिस कैसे देखेंगे, बहुत सिंपल सा है। तो जॉब कौन से घर से देखते हैं? दैट इज सिक्स हाउस से। तो हमें प्रॉमिस देखना है, दैट इज सिक्स हाउस प्लस सिक्स हाउस लॉर्ड एंड दी कारक। अब हम जॉब देख रहे हैं, तो जॉब का कारक कौन होता है? दैट इज शनि महाराज। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब सिक्स हाउस में देखिए क्या क्या चीज नजर आ रहा है। तो सिक्स हाउस में हमें क्या क्या चीज नजर आया? एक मिला शुक्र। शुक्र के साथ में आपको क्या मिल रहा है? दैट इज 5 नंबर की राशि है वहां पर, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी आएगा भाव के अंदर, सिक्स हाउस के अंदर। तो वहां पर सन लिख दीजिए, क्योंकि 5 में राशि को कौन रूल करता है? दैट इज सन। तो यहां लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, ठीक है। प्लस सिक्स हाउस के लॉर्डशिप किसके पास है? दैट इज अगेन 5वीं राशि के बाद, दैट इज सूर्य उसके लॉर्ड हैं। और शनि देखना है हमें। सिंपल, ये हो गया। अब लगाइए जरा जो मैंने अभी लिखा हुआ है। तो शुक्र की वैल्यूएशन कितनी मिल रही है आपको मेरी कैलकुलेशन में? दैट इज न्यूट्रल। प्लस सन की वैल्यूएशन कितनी मिल रही है? दैट इज
-2 इन ब्रैकेट, इसको बंद कर दीजिए, ये टोटल हो गया। अगला भावेश, तो सूर्य की वैल्यूएशन कितनी मिल रही है, अगेन दी -2, और उसके बाद प्लस शनि, कारक ना, तो शनि की वैल्यूएशन कितनी मिल रही है, 0। अब टोटल वैल्यूएशन में आप अगर देखेंगे तो ये -4 ही आया है, टोटल वैल्यूएशन में -4 आया है। और फिर भी मैंने इस व्यक्ति को बोला कि आप जॉब कर लीजिए, आपको जॉब में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वाई, मैंने ऐसा क्यों कहा, उसका कारण ये है क्योंकि इस व्यक्ति के पास -12 जो है वो बिजनेस का प्रॉमिस है, और -4 जो है वो -12 से कंपैरेटिवली ज्यादा पॉजिटिव है। अब देखिए कितना परसेंट पॉजिटिव है। तो देखिए -12 जो है वो ज्यादा नेगेटिव हुआ, -4 कम नेगेटिव हुआ। इसका मतलब, कम नेगेटिव का मतलब वो पॉजिटिव ही है। बिजनेस के कंपैरिजन में इस व्यक्ति को जॉब करना जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है एज कंपैरिजन टू कि ये व्यक्ति बिजनेस करे, क्योंकि हमें -12 से पता लगा कि ये भाव ज्यादा ही अशुभ है, और छठा भाव इसके कंपैरिजन में कम अशुभ है। इसीलिए प्रॉमिस ऑफ जॉब जो है वो इसके अंदर ज्यादा बेटर हुआ एज कंपैरिजन प्रॉमिस ऑफ द बिजनेस। मैंने सिंपली ये कैलकुलेट कर कर आपको दिखा दिया। अब ये व्यक्ति तो 2012 से बिजनेस कर रहा है, अब ये 2025 हो गया, तो इसका बिजनेस चल क्यों रहा है फिर भी? एक ये भी तो चीज देखने पड़ेगी ना कि इस व्यक्ति का बिजनेस क्यों चल रहा है, इसका कारण क्या है फिर। लेकिन इसका प्रश्न ये है कि बिजनेस कर रहे हैं हम लोग लेकिन पैसा नहीं बच रहा है। इसका मतलब बिजनेस ठीक ठीक ठाक ठाक सा चल रहा होगा, बड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन जितना पैसा आ रहा है वो सारा का सारा लॉस में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। अब उसका कारण क्या है? अदरवाइज तो ये बिजनेस चलना ही नहीं चाहिए था ना, क्योंकि -12 से अशुभता मिली थी हमें। तो उसके लिए एक चीज हमें और चीज देखने पड़ेगी। वो क्या देखने पड़ेगी, उस समय का दशा सिस्टम क्या हमें बता रहा है। उस दशा सिस्टम को भी हम चेक करना सीखेंगे इस कोर्स के अंदर बाद में, कि किस तरह से वो चेक किया जाता है। तो अगर दशा सही चल रही हो किसी व्यक्ति के, तो उस समय हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, बिजनेस भी चल जाए। लेकिन क्योंकि प्रॉमिस आपके पास बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर जब दशाएं खराब हो जाएंगी तो आपके वो बिजनेस डूब जाता है। ये सिंपल लॉजिक है। अब हमें एक चीज और यहां पर देखने की जरूरत है, वो ये है कि क्या इसका कैरियर स्टेबल होगा, कैरियर में कोई रुकावटें तो नहीं आएंगी। क्योंकि तीन चीजें चेक करनी है ना व्यक्ति की, क्योंकि व्यक्ति की तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में लाभ होगा बिजनेस करने से। तो बिजनेस का लाभ किससे देखेंगे, दैट इज सेकंड हाउस से। बिजनेस में पैसा आएगा, क्या वो बचेगा या नहीं बचेगा, वो शुभता अशुभता हमें बता देगी। लेकिन हमें यह भी तो देखना है कि अगर ये चीज अशुभ है, सातवां घर हमें बोल रहा है कि इस व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए, और ये व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये बिजनेस कर पा रहा है? अदरवाइज तो बिजनेस 2012 से चल रहा है, आज तक तो बंद हो जाना चाहिए था। तो उसके लिए हमें एक चीज और देखना पड़ेगा, इस व्यक्ति का कैरियर कैसा है। तो कैरियर कैसे चेक करते हैं? उस कैरियर को चेक करने के लिए कैरियर का हाउस कौन सा है, 10th हाउस। तो 10th हाउस देखेंगे, प्रॉमिस, क्योंकि हम देख रहे हैं कैरियर कैसा रहेगा। उसके बाद 10th हाउस लॉर्ड देखेंगे, और कैरियर के लिए फिर से हम शनि महाराज को देखेंगे। तो यहां देखिए 10th हाउस में आपको चंद्रमा दिखा, और दिखी 9 नंबर की राशि। तो चंद्रमा हमारे पास कितना आया है वैल्यूएशन में, दैट इज +1। ऐड कर लीजिए, वहां पर आपके पास में 9 नंबर की राशि है, तो जुपिटर यहां पर दिखा रहा है दैट इज 0 इन ब्रैकेट, इसको बंद कर दीजिए। ये भाव की वैल्यूएशन आया हमारे पास। उसके बाद भावेश देखना है, 10th हाउस लॉर्ड देखना है। 10th हाउस लॉर्ड देखना है, आप कंफ्यूज ना हो जाए, यहां लिख देता हूं, 10th हाउस लॉर्ड। ठीक है, प्लस 10th हाउस की लॉर्डशिप किस पास है, दैट इज जुपिटर अगेन, तो वैल्यूएशन में हमारे पास 0 ही आया है, दैट इज न्यूट्रल है। उसके बाद शनि महाराज की वैल्यूएशन भी न्यूट्रल है। लेकिन अगर टोटल चीज देखेंगे तो टोटल चीज आपके पास कितनी आई है, दैट इज +1। अब देखिए, इस व्यक्ति को कैरियर में क्या रुकावटें आएंगी, क्या कैरियर इसका अच्छा होगा, नहीं होगा? कैरियर इसका अच्छा है, लेकिन भगवान के द्वारा वो जो कैरियर है वो बिजनेस का कैरियर नहीं हो सकता इनका, क्योंकि बिजनेस वाला जो प्रॉमिस है वो इनके पास नेगेटिव है, कैरियर का प्रॉमिस इनके पास पॉजिटिव है, पैसे स्टोरेज का जो प्रॉमिस है वो भी आपके पास नेगेटिव है। लेकिन जॉब का प्रॉमिस बिजनेस के कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव ही है, लेकिन बिजनेस के कंपैरिजन में वो हमारे पास ज्यादा पॉजिटिव है। -12 -4 का डिफरेंस कितना हुआ, दैट इज -8।
तो आप ये मान के चलो कि +8 की वैल्यू से शुभता छठे घर को मिल रही है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा आपको सुनने में। सिंपल सी बात है। जब हमने जॉब को देखा, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर सुनिएगा मैंने क्या कहा। मैंने इस व्यक्ति को बोला कि इस व्यक्ति को जॉब करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका कारण यह है कि बिजनेस करने में जो प्रॉमिस में अशुभता नजर आ रही है वो -12 है, और जॉब करने में जो अशुभता नजर आ रही है वो सिर्फ -4 है। तो बिजनेस करना मतलब हुआ कि बहुत सारा पैसे का इन्वेस्टमेंट भी है। हो सकता है पैसा बाजार के अंदर आपका फंसा हुआ भी रहे। ये भी हो सकता है कि पैसा रिकवर ना कर पाए। ये भी हो सकता है जरूरत से ज्यादा आपके खर्चे हो रहे हैं और आपके पास उतना पैसा नहीं आ रहा हो। तो बिजनेस इज अ रिस्क। जॉब इज नॉट अ रिस्क। जॉब में परेशानियां हो सकती हैं। -4 हमें यह बता रहा है इस व्यक्ति को जॉब मिलने में परेशानी हो सकती है। जॉब मिलेगी तो उस एनवायरमेंट में भी इसको परेशानी हो सकती है, लेकिन जॉब में एक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ मनी आता रहता है। इसीलिए उस व्यक्ति को ज्यादा परेशानी, क्योंकि उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ उसका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है वहां पे। इसीलिए अशुभता होने पर भी इस जॉब से इस व्यक्ति को लाभ मिलने के चांसेस ज्यादा है, एज कंपैरिजन टू कि ये व्यक्ति बिजनेस करे। और उसके बाद लास्ट में हमने क्या चेक कर लिया कि इसका कैरियर स्टेबल चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमें यह भी समझ आ गया कि हमने 10th हाउस चेक किया, उसका लॉर्ड चेक किया और शनि महाराज को चेक कर लिया। तो कैरियर हमें इसका पॉजिटिव नजर आया। तो जिंदगी भर कैरियर में इनको ज्यादा परेशानी आने नहीं वाली है। लेकिन कैरियर चॉइस भी तो करना है, क्योंकि इस व्यक्ति को हमें यह भी तो बताना है कि भाई साहब तुम्हें ये कैरियर बिजनेस वाला सूटेड है कि तुम्हें जॉब करना सूटेड है। तो इस व्यक्ति ने अभी जिंदगी में चॉइस किया कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन वो बिजनेस इसके लिए शुभता नहीं देगा। जॉब इसको ज्यादा शुभता देगी। अब ये चीज, ये वैदिक ही डिकोड कर कर देता है आपको, अगर आपको ये चीज निकालने आती है। हाँ, ये चीज मैं निकालना बताऊंगा आप सबको। पर क्योंकि हर एक कोर्स में इंटरेस्ट मेंटेन रहे आपका, तो ये मैं बीच बीच में कुछ कुछ चीजें आपको बताता रहूंगा। तो आपका काम सिर्फ अभी ये है कि 159 राशियां आप हर एक हाउस में घुमाकर उसके रिजल्ट आप लिखने की कोशिश करिए। 4 8 12 को भी उसी हिसाब से करने की कोशिश करिए। अब हम जो अगली बार कवर करेंगे वो है 3 7 11 राशियां। ठीक है, उनके कारक तत्व और उनके सिंबल के हिसाब से हर एक हाउस में क्या रिजल्ट देगी। और दूसरा हम कवर करेंगे दैट इज 2 6 10। ये भी हमने अभी कवर नहीं किया, 2 6 10 राशियां बोल रहा हूं मैं। ठीक है, वो भी हम कवर करने की कोशिश करें। अब जाते जाते मैं आपको हर एक राशि के लॉर्ड यहां पर बता देता हूं, ताकि आप उनको याद करते रहें धीरे धीरे कर कर, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास 12 राशि हैं। 1 नंबर की राशि किसको डिनोट करती है? दैट इज एरीज को। एरीज जो है उसके ऊपर रूल किसका चलता है? दैट इज मार्स, तो मार्स उसके लॉर्ड हो गए। 2 नंबर की राशि दैट इज टॉरस। ठीक है, उसकी लॉर्डशिप किसके पास में है? दैट इज वीनस। हिंदी में ही बताया, एरीज को बोलते हैं मेष है, टॉरस को बोलते हैं दैट इज वृषभ है। 3 नंबर की राशि दैट इज मिथुन, या उसको बोलेंगे हम दैट इज जेमिनी। जेमिनी को रूल कौन करता है? दैट इज मरकरी प्लैनेट। ठीक है। 4 नंबर दैट इज कैंसर या कर्क राशि बोलते हैं, उसको कौन रूल कर रहा है? दैट इज मून या चंद्रमा। 5, इसको कौन क्या बोलते हैं? दैट इज लियो या सिंह राशि, इसको कौन रूल करते हैं? दैट इज सूर्य। 6 नंबर की राशि दैट इज कन्या। कन्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दैट इज वर्गो। ठीक है, इसको कौन रूल करते हैं? अगेन दी मरकरी। 7 नंबर की राशि दैट इज तुला। तुला राशि को क्या बोलते हैं? तुला को बोलते हैं दैट इज लिब्रा। लिब्रा को कौन रूल कर रहे हैं? दैट इज वीनस महाराज। ठीक हो गया। उसके बाद आ गई 8 नंबर की राशि। तो 8 नंबर की राशि को हम बोलते हैं दैट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को कौन रूल कर रहा है? दैट इज मार्स। उसके बाद 9 नंबर की राशि आ गई दैट इज धनु। धनु को बोलते हैं सेजिटेरियस। कौन रूल कर रहे हैं? दैट इज जुपिटर महाराज, दैट इज गुरु। उसके बाद 10 नंबर की राशि दैट इज कैप्रिकॉन।
कौन रूल कर रहे हैं? दैट इज शनि महाराज। फिर आ गई 11 नंबर की राशि, दैट इज कैप्रिकॉन, सॉरी, कुंभ। कुंभ। तो कुंभ को बोल दिया एक्वेरियस। एक्वेरियस को भी कौन रूल कर रहा है? दैट इज शनि महाराज। और लास्ट आ गई आपके पास, दैट इज 12 नंबर की राशि। दैट इज मीना। मीना को हम क्या बोलते हैं? दैट इज स्पाइसिस। और उसको कौन रूल कर रहे हैं? दैट इज जुपिटर महाराज। तो ये राशियां और उनके जो लॉर्ड हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि 2 नंबर और 7 नंबर की राशि को वीनस ही आपके पास में रूल करता है। क्लियर हो गया? 3 नंबर की और 6 नंबर की राशि, दैट इज जेमिनी और वर्गो, को मरकरी रूल करते हैं। 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, इनको जुपिटर रूल करते हैं। 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि, इनको शनि महाराज रूल करते हैं। इसका मतलब जरा ध्यान दीजिएगा लास्ट में, अच्छा सॉरी एक चीज बच गई। मार्स जो है वो 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि को रूल करते हैं। इसका मतलब सिंपल है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, सूर्य और चंद्रमा की एक ही राशि है, इसके अलावा आपके पास में हर ग्रह की 2 राशि हैं। चाहे वो मंगल है, चाहे वो शुक्र है, चाहे वो बुध है, चाहे वो जुपिटर महाराज है, चाहे शनि महाराज है। अब मैंने राहु केतु को यहां पर नहीं लिया है, क्योंकि राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है, तो उनकी अपनी कोई राशि नहीं होती है। तो प्लैनेट सिर्फ कौन है? दैट इज दी मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, गुरु और शनि महाराज, इन्हीं को हम ग्रह मानते हैं। राहु केतु को उपग्रह भी नहीं माना जाता है। किसी बुक्स में आप ये पढ़ सकते हैं कि उनको उपग्रह की संज्ञा दी गई है। उपग्रह इज अ डिफरेंट थिंग। हम ये कह रहे हैं कि ये ग्रह हैं। राहु केतु को ग्रह की संज्ञा दी गई है, प्लैनेट की संज्ञा दी गई है, लेकिन कैसे प्लैनेट हैं? शैडो प्लैनेट्स हैं। तो आज से जहां तक मेरा अपना रिसर्च रहा है, 1000 साल पहले तक राहु केतु को गणना में नहीं लिया जाता था। और ये कैसे पता लगा? साउथ में, साउथ के जो बहुत पुराने पुराने टेम्पल्स हैं, वहां पर राहु केतु के जो स्तंभ हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन 1000 पूर्व जो पहले हमारे पास कुछ मंदिर बने हुए हैं, वहां पर राहु केतु को हम देखने को मिलेगा आपको मंदिरों में, वहां पर उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। तो वहां से आपके पास में ये सिस्टम आया कि राहु और केतु को भी ग्रह माना जाए और कंसीडर किया जाए। और उसके बाद में 500-600 साल पुराना ही हमारे पास में राहु केतु की गणना के अकॉर्डिंगली विंशोत्तरी दशा कैलकुलेशन आता है। अदरवाइज कैलकुलेशन हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए हम ज्यादातर आज की समय में विंशोत्तरी दशा सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, जिसके अंदर राहु और केतु का भी एक महादशा का समय डिकोडेड है, और वो किस तरह से बिहेव करेगा वो हम इस कोर्स के अंदर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि राहु और केतु को कोई भी राशि नहीं मिली हुई है, अपनी कोई राशि नहीं है इनकी, तो ये अपने राशि स्वामी के हिसाब से ही रिजल्ट देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां समझा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो उसमें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, केतु महाराज 11 नंबर की राशि में बैठे हैं यहां पर, ठीक है? तो केतु महाराज शनि के अकॉर्डिंगली रिजल्ट देंगे, क्योंकि केतु महाराज शनि की राशि में बैठे हैं। अब जैसे यहां पर और देख लेते हैं कहीं और पे भी, लेट सपोज यहां पर राहु महाराज 5 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो राहु महाराज सूर्य के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। अब वो रिजल्ट कैसे कैसे देंगे, वो हमारी शुभता अशुभता कैलकुलेशन के ऊपर हमें मिलेगा। वो हम लेटर ऑन स्टेजेस पर इस कोर्स में देखने वाले हैं। तो इतनी चीज भी अगर आपको यहां से रिलेट कर कर आ जाए तो दैट इज मोर देन इनफ। ये जो आज का लेक्चर था जो मैंने अभी लिया है, ये सारा मैंने इसलिए लिया ताकि आपका इस कोर्स के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा जिसको क्या बोलेंगे ना, इंटरेस्ट मेंटेन रहे। अदरवाइज इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है कई बार।
तो ये भी मेरे को देखना पड़ता है कि आपका इंटरेस्ट खत्म ना हो। तो इस ये जो लेक्चर था वैसे तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो बीच में वो करप्ट हो गया, तो मुझे वापस से वो रिकॉर्ड करना पड़ा जो मेन मेन चीज था। तो वो मैंने आपको रिकॉर्ड कर कर दिया। अब मेरी बात ध्यान रखिएगा, जो मैं सारा समअप करता हूं एक चीज के अंदर। पहला इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये कहा कि राशियां प्लैनेट के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करती हैं, राशियों के हिसाब से प्लैनेट बिहेव करेगा। ठीक है। दूसरा, हर एक हाउस का एक प्रॉमिस चेक करने के लिए हमारे पास, प्रॉमिस कैसे चेक किया जाता है, दैट इज भाव भावेश कारक के हिसाब से। कारक को भी 25% अथॉरिटी है, भाव को भी 25% अथॉरिटी है, लेकिन भावेश को, जो राशि है एग्जैक्टली में जो उस हाउस को रूल करेगी, उसको अथॉरिटी हमारे पास में 50% है। तो ये चीज ध्यान रखकर चलना हमेशा। ठीक है। उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई वो है कि हर एक राशियों के जो स्वामी हैं वो कौन है। तो वो मैंने आपको यहां पर आज बता दिया। इसके अलावा ये भी बता दिया कि हर एक राशियों को प्लैनेट रूल कर रहा है, शैडो प्लैनेट रूल नहीं करता है। ठीक है। तो राहु केतु को हम शैडो प्लैनेट लेकर चलते हैं, तो राहु केतु अपने राशि स्वामी के हिसाब से ही रिजल्ट देंगे, जैसा मैंने आपको बताया एक एग्जांपल में कि केतु शनि की राशि में बैठा हुआ था तो शनि के अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट देगा। राहु महाराज, एक मैंने बताया एग्जांपल, वो सूर्य की राशि में बैठे थे तो वो राहु सूर्य के अकॉर्डिंगली रिजल्ट देगा। तो इस हिसाब से ये मैंने समअप करने की कोशिश किया। कोशिश करिएगा इन सब चीजों को एक बार देख लें। और पिछले लेक्चर्स को मैं बार बार आपसे आग्रह करूंगा फिर से कि आपको वो चीज देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो फिर मुश्किलें आप ही को होंगी, क्योंकि मैं तो रोज यही प्रैक्टिस करता हूं, तो मुझे कोई ज्यादा दिक्कत होता नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार का मैंने पहले ही बता दिया, 3 7 11 और 2 6 10 की राशियों के किस तरह से कारक तत्व हम देखेंगे हर एक हाउस में, उसको हम वहां पर कोशिश करेंगे कवर करने की। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय।